तो अमेरिका और ईरान में युद्ध विराम का ऐलान हो चुका है और दुनिया इसे ईरान की जीत के तौर पर देख रही है। आप ईरान को कैसे हराते? जब आप उस देश की जनता के हौसले को नहीं हरा सकते तो आप उस देश को कैसे हराएंगे? देखिए, जब ट्रंप ने कहा था कि मैं पूरी ईरान और उसकी सभ्यता को तबाह कर दूंगा, तब किस तरह से उसके लोग सड़कों पर उतरे थे। इस तरह से ह्यूमन शील्ड्स बन गए थे। वो अपने तमाम ब्रिजेस, अपने तमाम संयंत्रों, बिजली केंद्रों, ऊर्जा केंद्रों के सामने देखिए किस तरह से ईरानी झंडे के साथ वहां के लोग जो हैं वो खड़े हुए एक ब्रिज के ऊपर। और आपको लगता है कि कोई अमेरिकी मिसाइल इन पर आके गिरता, इनका कुछ भी बिगाड़ पाता? तुम लोगों की जान ले सकते थे, मगर क्या तुम इस हौसले को हरा सकते हो? पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, किस तरह से लोग एक ब्रिज पर खड़े हुए हैं, क्योंकि अमेरिका और इस्राएल ने धमकी दी थी कि हम ऐसे ही ब्रिज को तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे। याद कीजिएगा नेतन्याहू ने क्या कहा था कि ट्रेन से दूर रहना अगले 12 घंटे तक, मगर लोगों ने परवाह नहीं की। देखिए किस तरह से ब्रिजेस पर लोग खड़े हुए हैं। अब मैं आपको एक दूसरा नजारा दिखाता हूं, किस तरह से लोग हाथ में ईरानी झंडा लिए तमाम संयंत्रों के सामने, एनर्जी प्लांट्स के सामने खड़े हुए हैं। इनका हौसला हराना मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात, ये जो युद्ध विराम का ऐलान हुआ, इसके बाद अमेरिका अंदर से इंप्लोड होने वाला है। ट्रंप सरकार अंदर से इंप्लोड यानी कि बिखरने वाली है, और उसके सबूत हमें मिल गए हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप अब यह कह रहे हैं कि इस युद्ध को लेकर मेरे जो रक्षा मंत्री हैं पीट हेगसेथ, उन्होंने मुझे भ्रमित किया, उन्होंने मुझे गलत दिशा दिखाई। इससे बड़ा कायर राष्ट्रपति क्या हो सकता है? आप जानते हैं दोस्तों, जब आप एक बड़ा युद्ध करते हैं तो फैसला देश के राष्ट्रपति का होता है। आप यह नहीं कह सकते कि तुम्हारा जो मन आए वो करो, नहीं, आप यह नहीं कह सकते। मगर अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अपने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ पर इसका दोष मढ़ रहे हैं। मतलब क्या है? पीट हेगसेथ का नौकरी जाना लगभग तय है। सबसे बड़ी बात, कड़वा घूंट पीकर इस्राएल को यह युद्ध विराम मानना पड़ रहा है। ब्रेकिंग न्यूज आपके स्क्रीन पर। नेतन्याहू के ऑफिस ने कहा है कि इस्राएल ट्रंप के ईरान पर हमले रोकने वाले 2 हफ्ते के फैसले को सपोर्ट करता है, लेकिन लेबनान पर हमले बंद नहीं करेगा। इस्राएल के प्रधानमंत्री के ऑफिस ने मंगलवार को कहा कि इस्राएल ईरान पर हमले रोक सकता है अगर ईरान तुरंत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे और अमेरिका, इस्राएल और क्षेत्र के दूसरे देशों पर सभी हमले बंद कर दे। स्टेटमेंट में यह भी साफ कहा गया है कि यह 2 हफ्ते का सीज फायर लेबनान पर लागू नहीं होगा। लेबनान में हिजबुल्लाह ने इस्राएल को नाको चने जबवा दिए हैं, उसके मेरकावा टैंक्स पर हमले कर रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह उसके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है। सबसे बड़ी बात, बेशक इस्राएल इस युद्ध विराम के लिए तैयार हो गया है, मगर ईरान उस पर विश्वास नहीं कर रहा है। ईरान जानता है इसके बावजूद इस्राएल जो है वो ईरान पर हमले कर सकता है, और उसकी परवाह ईरान को नहीं है, क्योंकि ईरान एक इस्राएल के साथ सीधे मुकाबला कर सकता है। खैर, वो तो अमेरिका और इस्राएल दोनों का मुकाबला कर रहा था, मगर सबसे बड़ी बात, अगर सिर्फ इस्राएल हमला करेगा तो अब ईरान फोकस्ड अंदाज में ऑक्यूपाइड टेरिटरीज, तेल अवीव, हाइफा, इन तमाम जगहों पर हमले कर सकता है। उसे अब खाड़ी देशों यानी जीसीसी की चिंता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अब ये जो युद्ध विराम हो गया है, मुझे उम्मीद है ये 14 दिनों तक सीमित नहीं रहेगा, ये आगे भी बढ़ेगा। मगर जैसे मैंने बताया दोस्तों, इसने दुनिया के इतिहास को बदल दिया है। ईरान को एक बहुत ही ताकतवर देश के तौर पर पेश किया, और अब मैं अपना पूरा एनालिसिस आपके सामने पेश करने वाला हूं, जिनमें कई सवाल होंगे। पहला सवाल, यह अमेरिका के लिए कितना बड़ा झटका है? दूसरा, इस पूरे क्षेत्र में ईरान की स्टैंडिंग किस तरह से बढ़ती है? तीसरा, आने वाले दिनों में इस्राएल जो है वो किस तरह से और ज्यादा अलग थलग पड़ने वाला है, पराया स्टेट बनने वाला है। इन तमाम मुद्दों की चर्चा होगी दोस्तों, मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं, चाहे राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी वाड्रा, वो लगातार ईरान की जनता के हौसले का सलाम कर रहे थे। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, प्रियंका गांधी वाड्रा का यह बयान, जब लोगों ने इस तरह से ह्यूमन चेन्स बनाई थी, तब प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह बयान जारी किया था आपकी स्क्रीन पर। उन्होंने कहा था,
Iranian men and women formed human chains around their country's resources while Western powers spoke in a despicable language, heralding the end of a civilization. The world is watching and understanding as the veil of morality falls from across the face of the West. Hatred, anger, violence, and injustice never wins. Courage always wins. यानी कि प्रियंका ये कह रही हैं कि दुनिया ने देखा कि ट्रंप तो पूरी ईरानी सभ्यता को खत्म करना चाहते थे, मगर आम ईरानी सड़क पर खड़ा हुआ था अपने संयंत्रों के सामने। उसे इस बात का खौफ नहीं था, डर नहीं था कि उन पर एक अमेरिकी या इस्राइल मिसाइल आकर गिरेगी। प्रियंका यहां कह रही हैं कि करेज विंस, साहस की जीत होती है। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह खामोश हैं। उसकी चर्चा हम एक अन्य प्रोग्राम में करेंगे, मगर अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इस सीज फायर ने दुनिया में अमेरिका की स्टैंडिंग को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। सबसे पहले सरल अंदाज में इसके मायने क्या हैं, गौर कीजिएगा मेरे एक एक शब्द पर। ट्रंप ने यह सीज फायर ताकत की स्थिति से नहीं चुना, बल्कि उसे मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। आर्थिक तबाही, सैन्य टकराव, कूटनीतिक अलगाव और पाकिस्तान के जरिए मिला एक रास्ता जिसने उसे इज्जत बचाने का मौका दिया। इन सब ने उसे इस फैसले पर ढकेला। दूसरी तरफ ईरान टूटने के बजाय इस पूरी स्थिति से और मजबूत बनकर निकला और उसकी प्रतिरोध वाली कहानी सही साबित हुई। अब आपके जहन में सवाल होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध विराम को क्यों मान लिया, क्योंकि यह वो शख्स है जो कह रहा था कि मैं ईरानी सभ्यता को बर्बाद कर दूंगा। आपको अंदाजा नहीं है दोस्तों, नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बुरी खबर नवंबर में भी आएगी। अब मैं आपको बताने वाला हूं क्या थी ट्रंप की मजबूरियां। सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना सबसे बड़ा कारण था। आईईई ने इसे ग्लोबल ऑयल मार्केट के इतिहास की सबसे बड़ी सप्लाई बाधा बताया। ब्रेंट क्रूड ऑयल $120 प्रति बैरल के ऊपर चला गया और WTI $111 तक पहुंच गया। ट्रंप, जिसने कहा था कि महंगाई कंट्रोल में है, अब मिड टर्म चुनावों से पहले संभावित स्टैगफ्लेशन संकट का सामना कर रहे थे। आर्थिक रूप से उनके अपने ही फैसलों पर हुआ नुकसान था। ईरान ने साफ तौर पर झुकने से मना कर दिया था। 5 हफ्तों की अमेरिका इस्राइल बमबारी के बाद भी तेहरान ने ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ को 2 बार ठुकरा दिया और ज्यादा सख्त रुख अपनाया। उसने कतर में अमेरिकी बेस पर हमला किया और खुलकर कहा कि युद्ध सिर्फ ईरान की शर्तों पर ही खत्म होगा। अमेरिका का 15 पॉइंट वाला प्रस्ताव, जिसमें नतांज, इस्फाहन और फोर्दो जैसे न्यूक्लियर साइट्स खत्म करने, प्रॉक्सी खत्म करने और एनरिच्ड यूरेनियम सौंपने की मांग थी, पूरी तरह खारिज कर दी गई है। उल्टा हुआ क्या है? ईरान ने जो अपनी तरफ से 10 शर्तें रखी थी, अब ट्रंप कह रहे हैं कि हम उस पर चर्चा करेंगे। यह भी ईरान की बहुत बड़ी जीत है। आगे कोई सहयोगी देश साथ नहीं आया। ट्रंप को उम्मीद थी कि कई देश युद्धपोत भेजकर स्ट्रेट को जबरदस्ती खुलवाएंगे, लेकिन कोई नहीं आया। सैन्य स्तर पर अमेरिका के पास कोई मजबूत गठबंधन नहीं था। ब्रिटेन, इटली, स्पेन, खैर स्पेन ने तो लाल आंख दिखाई, जापान, कोई नहीं आया। सब ने कह दिया दिस इज योर वॉर, दिस इज योर बिजनेस एंड वी आर नॉट गोइंग टू कम एंड हेल्प यू। आगे छवि को कितना बड़ा नुकसान हुआ। ट्रंप की भाषा इतनी आक्रामक थी कि उसके सहयोगी भी चौंक गए। उन्होंने ईरान के पावर प्लांट और पुलों को नष्ट करने की धमकी दी, जिसे दुनिया भर के कानूनी विशेषज्ञों ने संभावित युद्ध अपराध कहा। जब उनसे पूछा गया कि क्या उसे युद्ध अपराध का डर है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि आज रात पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, लेकिन अपनी ही तय सीमा से 90 मिनट पहले पीछे हट गए। इतिहासकार एलेक्स वेलरस्टीन ने कहा, अब दुनिया अमेरिका को एक अस्थिर और खतरनाक देश के रूप में देखने लगी है, ना कि एक भरोसेमंद पार्टनर के रूप में। बीबीसी ने भी कहा कि इस सीजफायर की दिशा ने दुनिया के अमेरिका को देखने के नजरिए को बदल दिया है। बार बार डेडलाइन बढ़ाने, पहले 23 मार्च, फिर 26 मार्च, फिर 7 अप्रैल से ट्रंप की धमकियों की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। और इसके बाद दोस्तों ईरान की स्थिति मजबूत हो जाती है, क्योंकि उसने खाड़ी देशों में सऊदी अरब पर हमला किया, यूएई पे हमला किया, बहरीन और कुवैत पर हमला किया। ये वो तमाम देश हैं जो पर्दे के पीछे ही नहीं, सामने अमेरिका की मदद कर रहे थे। इसने कहीं ना कहीं ईरान की स्थिति को मजबूत कर दिया है। कैसे? गौर फरमाएं।
तेहरान ने इसे ऐतिहासिक जीत बताया और काफी हद तक यह सही भी लगता है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि अमेरिका ने हॉर्मूज पर ईरान के नियंत्रण, यूरेनियम एनरिचमेंट के अधिकार और सभी प्रतिबंध हटाने को मान लिया है। हालांकि अमेरिका इन दावों से पूरी तरह सहमत नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रंप युद्ध में 15 मांगों के साथ गए थे और अंत में ईरान के 10 पॉइंट प्लान के आधार पर बातचीत करनी पड़ी। लेकर गए थे 15 पॉइंट के साथ और वापस आए ईरान के 10 पॉइंट के साथ। आगे ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनी ने इस डील को मंजूरी दी, जिससे साफ हो गया कि सरकार गिरी नहीं बल्कि बनी हुई है। क्या कहा जा रहा था कि हम सत्ता बदल देंगे, वैसा नहीं हुआ। अब जो सत्ता में है सुप्रीम लीडर खामेनी के बाद, उनकी मौत के बाद, मुज्तबा वो और कहीं ज्यादा कट्टर हैं। आईआरजीसी और मजबूत हुई और सबसे बड़ी बात, नेतन्याहू दुनिया भर में अलग थलग पड़ गए हैं। कैसे, गौर फरमाया जाए। बेंजामिन नेतन्याहू ने 5 अप्रैल को खुद ट्रंप को फोन करके कहा था कि सीज फायर मत मानो, क्योंकि उनका मानना था कि ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म करना जरूरी है। लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। सीज फायर पाकिस्तान के जरिए हुआ, जिसमें इसराइल की कोई भूमिका नहीं थी। इसराइल को बाद में सिर्फ जानकारी दी गई, जो 28 फरवरी को हुए संयुक्त अमेरिका इसराइल हमलों के बिल्कुल उलट थी। पहले से ही गजा की वजह से इसराइल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना झेल रहा था। आईसीसी द्वारा नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, आईसीजे द्वारा कब्जे को गैर कानूनी बताना और यूरोपीय संघ द्वारा संभावित प्रतिबंध, अब अलगाव और गहरा हो गया है। बवाल इसराइल में भी हुआ है। इसराइल में जो नेता विपक्ष हैं, जिनका नाम याइर लापिद है, उन्होंने यह बयान जारी किया है और नेतन्याहू पर करारा हमला बोला है। वो कहते हैं, हमारे पूरे इतिहास में ऐसा राजनीतिक नुकसान कभी नहीं हुआ। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सबसे अहम फैसलों में इसराइल को तो शामिल ही नहीं किया गया। सेना ने जो भी उससे कहा गया सब पूरा किया। जनता ने भी जबरदस्त हिम्मत और मजबूती दिखाई, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू राजनीतिक तौर पर फेल रहे, रणनीति में फेल रहे और जो भी लक्ष्य उन्होंने खुद तय किए थे उनमें से एक भी हासिल नहीं कर पाए। अहंकार, लापरवाही और सही योजना की कमी की वजह से जो राजनीतिक और रणनीतिक नुकसान हुआ है, उसे ठीक करने में हमें कई साल लग जाएंगे। Which means apart from the US, even Israel is imploding. स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अब मिडिल ईस्ट की पूरी व्यवस्था बन रही है और इससे इसराइल गायब है, और ये जो व्यवस्था बन रही है इसमें मजबूत ईरान बनकर उभरा है। यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है दोस्तों। मैंने कहा ना, जब जनता आपके साथ हो, जनता का हौसला आपके साथ। और यह ना भूलें, युद्ध से पहले ईरानी सरकार पर यह आरोप लगाया गया था कि इस ईरानी सरकार ने अपने ही लोगों को मारा और फिर वही लोग ऊर्जा संयंत्रों के बाहर ह्यूमन चेन्स के तौर पर खड़े हो गए। हाथ में ईरानी झंडा लिए आप इन्हें कैसे हरा सकते हैं? यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह है निरुपमा मेनन राव, भारत की पूर्व विदेश सचिव। उनका एक बयान है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इसमें सभी के लिए सबक है। और निरुपमा मेनन राव ने इस पूरे घटनाक्रम को, इस सीज फायर को इस ट्वीट के जरिए, इस बयान के जरिए समराइज किया है, जो अब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, क्योंकि इसमें सबक भारत के लिए भी है और उसकी चर्चा मैं अपने एक अन्य प्रोग्राम में करूंगा। गौर फरमाएं, निरुपमा मेनन राव क्या कह रही हैं। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध विराम की घोषणा एक तरह का ठहराव जरूर है, लेकिन इससे ज्यादा अहम यह दिखाता है कि अब हर पक्ष कहां खड़ा है। अमेरिका उस किनारे से थोड़ा पीछे हटा है जहां वो पहले खुद पहुंचा था। पहले जो समय सीमा भारी सैन्य धमकियों के साथ थी, अब वो बातचीत के आधार पर शर्तों वाला ठहराव बन गई है। इसका मतलब सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि यह भी कि अपनी सीमाएं समझ में आ गई हैं। सैन्य लक्ष्य शायद पूरे हो गए हैं, लेकिन राजनीतिक अंत अभी भी साफ नहीं है। जहां तक इसराइल की बात है, इसराइल की स्थिति अब कुछ
उलझी हुई है। तनाव बढ़ाने के बाद अब वो ऐसे रास्ते से जुड़ा है जिसे वो पूरी तरह नियंत्रित नहीं करता। उसके लक्ष्य खासतौर पर सत्ता परिवर्तन या ईरान को लंबे समय तक कमजोर करना अब उस बातचीत की दिशा से मेल नहीं खा रहे जो कहीं और तय हो रही हैं। जहां तक ईरान की बात है, ईरान ने अपने रणनीतिक मजबूती दिखाई है। उसने हमले झेले, जवाब दिए और फिर बात को युद्ध विराम से आगे बढ़ाकर बड़े समझौते की शर्तों पर ले गया, जैसे प्रतिबंधों में राहत, सुरक्षा की गारंटी और क्षेत्र में तनाव कम करना। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की भूमिका योजना बनाने वाली की नहीं बल्कि माध्यम और सहायक की रही है। उसने वो रास्ता दिया जिससे संदेश पहुंचे, समय सीमा नरम हुई और बातचीत का एक छोटा मौका बना। यह पारंपरिक मध्यस्थता नहीं, लेकिन इसे हल्के में भी नहीं लिया जा सकता। भारत के लिए भी संकेत साफ है और निरुपमा मेनन राव क्या कहती हैं भारत के लिए आपके स्क्रीन पर। इसे सिर्फ तनाव कम करने के रूप में मत देखो, इसे एक ऐसे यंत्र की तरह समझो जो दबाव में है और जहां नतीजे अभी तय नहीं है। भारत को अपनी स्थिति साफ तौर पर रखनी चाहिए। तनाव कम करने का समर्थन करो, समुद्री रास्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करो और इस संघर्ष की किसी एक कहानी के साथ जुड़ने से बचो। यह चुप रहने का समय नहीं है, यह सोच समझकर और संतुलित तरीके से अपनी बात रखने का समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इस्राइल पहुंचकर इस्राइल को फादरलैंड और भारत को मदरलैंड बता रहे थे। निरुपमा कह रही हैं, ऐसी चीजों से बचो। इंतजार कीजिए दोस्तों, आज दिन भर अपने मंच पर इस खबर से जुड़े तमाम मुद्दे, तमाम पहलू मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, यह मेरा वादा है। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।